हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ रेनवाल। बच्चों, हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक में हमारा दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे और दूसरा अध्याय का नाम था आखिर कितनी ज़मीन। इस अध्याय में हमने जो अपने लेखक हैं, रूसी कथाकार, उनका नाम है लियो तोलस्टॉय, उनका परिचय हमने पढ़ा था। उनका परिचय हमने पढ़ा, उसके साथ में जो हमारे प्रश्न दिए हुए हैं विचार मंथन के, उन प्रश्नों पर हमने विचार किया। उसके अलावा जो जीवन मूल्य, इस जो अध्याय है, जो पाठ है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या मूल्य है, ये भी हमने जाना। इसके अलावा जो हमारी कहानी है, इसको छोटे रूप में, एक सारांश के रूप में हमने जाना था। ये सब कुछ हम जान चुके थे कि एक दीना नाम का व्यक्ति होता है और वह अपने लालच के कारण, उसके पास में काफ़ी ज़मीन थी जितनी उसे चाहिए थी, लेकिन फिर भी उसे अधिक पाने की चाह के कारण उस ज़मीन के कारण उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ी। ये हम जान चुके थे और इस पाठ को हमने यहाँ तक पढ़ भी लिया था। ठीक है, इतना सब कुछ हो गया था। अंत में हमने पढ़ा था कि जो दीना है उसके पास में थोड़ी ज़मीन कम थी, तो उसने 40 एकड़ ज़मीन खरीदी। 40 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा उसने खरीदा। फिर उस ज़मीन पर उसने फसलें उगाना प्रारंभ किया। जो फल थे उसके पेड़ उसने लगाए और अपनी फसल को देखकर वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता था। अब दीना काफ़ी खुश था, लेकिन उसे एक बात की तकलीफ थी। फिर भी खुश था, लेकिन फिर भी उसे परेशानी थी। परेशानी किस चीज़ की थी कि जो भी उसके खेत थे, इतने भरे पूरे उसके फलों से और फसल से खेत थे, लेकिन फिर भी उस खेत में जो पड़ोसी थे, उस पड़ोसियों के पशु मवेशी वहाँ पर आ जाते थे और फसलों को नुकसान पहुँचाते थे। उसके कारण वह परेशान था। काफ़ी दिनों तक इस बातों को वह सहन करता रहा। काफ़ी दिनों तक उसने सहन किया कि आ जाते, फिर उनको पड़ोसियों को समझाता। काफ़ी दिनों तक इस बातों से वो परेशान था और इन बातों को सहन भी वो करता रहा। इतना हमने पढ़ लिया था। इससे आगे पढ़ते हैं आज। पड़ोसियों को भी समझाता रहा, लेकिन एक दिन तंग आकर उसने अदालत में अर्जी दे दी। काफ़ी दिनों तक सहन करता रहा और पड़ोसियों को भी समझाता रहा, लेकिन परेशान हो गया, तंग आ गया और तंग आकर उसने अदालत में अर्जी दे दी। अर्जी का अर्थ होता है प्रार्थना पत्र, जिसे हम दरख्वास्त भी बोलते हैं। जो भी उसको तकलीफ थी उसको लिख कर प्रार्थना पत्र में अदालत में प्रस्तुत उसने कर दिया। कई किसानों पर जुर्माना हो गया। कई किसानों पर क्या हुआ? जुर्माना हो गया, पैसे उनको चुकाने पड़े। अब तो पड़ोसी भी उससे ईर्ष्या करने लग गए। अदालत का जो ही आदेश आया तो किसानों पर जुर्माना हुआ। तो जो ही किसानों पर जुर्माना हुआ, जो उसके पड़ोसी थे, जो उसके खेत में जिनके पशु आते थे, तो उन पर जुर्माना हुआ, तो जो पड़ोसी थे वो भी उससे नफरत करने लग गए। उन्हीं दिनों सतलुज के पार नई बस्ती बसने लगी। वहाँ जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त में मिल रही थी। और उन्हीं दिनों एक नदी थी, सतलज नदी। उस नदी के पास में नई बस्ती बसने लग गई थी। नया गांव, नए व्यक्ति वहाँ पर आकर बसने लग गए। तो वहाँ पर वहाँ पर जाकर रहने वाला जो व्यक्ति था, उस प्रत्येक व्यक्ति को 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त में मिल रही थी। उसका कोई भी पैसा उनसे वसूल नहीं किया जा रहा था। यह खबर जब दीना के कानों तक पहुंची तो उसने सोचा, मेरे पड़ोसी मुझे परेशान करते हैं, अगर मैं भी वहीं ज़मीन ले लूं तो ठीक रहेगा। यहाँ मैं अपने पड़ोसियों से परेशान हूँ, कभी पशु खेतों में घुसा देते हैं, कभी मेरे फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, तो मैं इनसे दूर चला जाऊँगा, तो मैं वहीं पर ज़मीन ले लूँ तो अच्छा रहेगा। उसने एक परदेसी किसान से वहीं उस ज़मीन के बारे में पता लगाया, तो पता चला कि ज़मीन बहुत ही उपजाऊ है। कोई एक बाहर का किसान था, परदेसी किसान यानी बाहर का किसान था। उसने ज़मीन के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि जो सतलज नदी के किनारे जो ज़मीन है वह बहुत ही उपजाऊ है। उपजाऊ का अर्थ होता है बहुत ही अच्छी भूमि जिसमें खेती अच्छे से हो सके, अनाज और खेती
अच्छे से हो सके, उपजाऊ भूमि कहते हैं उसे। अब दीना के मन ही मन वहाँ जाने का फैसला कर लिया। अब दीना ने मन ही मन सोचा कि मैं तो वहीं पर जाकर रहूँगा। वह अपने परिवार को लेकर सतलुज पार चला गया। वहाँ गांव की पंचायत में शामिल होने के लिए उसने अर्जी दे दी। वह अपने परिवार को लेकर सतलुज के पार चला गया और वहीं जो गांव था उस गांव की पंचायत में शामिल होने के लिए उसने, जो पंचायत थी उसी गांव में शामिल होने के लिए जो पंचायत थी उस पंचायत में अर्जी प्रार्थना पत्र दे दिया। उसे ज़मीन मिल गई अपने लिए भी और बाल बच्चों के इस्तेमाल के लिए भी। उसे जो ज़मीन थी वह मिल गई अपने लिए भी, रहने के लिए भी, पशु जो उसके पशु थे उसके लिए भी, और जो घर परिवार है उसके इस्तेमाल यानी प्रयोग के लिए भी। दीना अब पहले से बहुत अधिक खुश था क्योंकि उसके पास ज़मीन थी। दीना पहले से ज़्यादा खुश था। क्यों? क्योंकि उसके पास ज़मीन थी, घर था, ढेर सारे मवेशी थे तथा उसे चराने के लिए खुला मैदान भी था। दीना पहले से बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। क्यों था? क्योंकि उसके पास ज़मीन भी थी, घर भी था और बहुत सारे पशु भी थे और उनको चराने के लिए खुला मैदान भी था। एक दिन की बात है जब सौदागर वहाँ आया। उसने अपने घोड़े के चारे पानी के लिए थोड़ी देर वहाँ ठहरा। एक दिन की बात है, एक सौदागर वहाँ आया। सौदागर का अर्थ होता है व्यापारी, जो व्यापार करता है। वह अपने घोड़े के चारे पाने के लिए थोड़ी देर वहाँ ठहरा। किसके पास ठहरा? दीना के पास ठहरा। बातों ही बातों में उसने दीना को बताया कि वह नदी के पास से आ रहा है। वहाँ इतनी अधिक ज़मीन है कि महीनों चलते रहो फिर भी नाप न पाओगे। यह सुनकर दीना ने मन ही मन निश्चय किया कि मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। एक सौदागर, सौदागर का अर्थ होता है व्यापारी। एक व्यापारी दीना के पास में आया और घोड़े जो उसका पास में जो उसके घोड़ा था उस घोड़े को चारे पानी की व्यवस्था दीना ने की और थोड़ी देर वहाँ रुका। और जब उनमें आपस में बातें हुई तो बातों ही बातों में दीना को उसने बताया, एक व्यापारी ने उसको बताया कि नदी के पास में, नदी के पार अच्छी ज़मीन है और इतनी ज़मीन है कि अगर हम महीनों पैदल चलें, पैरों से चलें तो भी हम उसे नाप नहीं पाएंगे। यह सुनकर दीना ने निश्चय किया कि मुझे वहाँ जाकर ज़रूर देखना चाहिए, एक बार तो मुझे उस ज़मीन को जाकर देखना चाहिए। दीना ने एक आदमी को अपने साथ लिया और सौदागर के बताए स्थान की ओर चल पड़ा। दीना ने एक व्यक्ति को, एक साथी को अपने साथ में लिया और जहाँ पर सौदागर ने जिस स्थान के लिए उनको कहा था उस स्थान पर दोनों चल पड़े, रवाना हो गए। रास्ते में इस्तेमाल का अर्थ होता है प्रयोग और सौदागर का अर्थ होता है व्यापारी, जो मैंने आपको पहले बताया था। रास्ते में उसने खाने पीने का सामान, उपहार और मिठाइयाँ भी खरीदी। जा रहे थे तो रास्ते में जाते समय उन्होंने खाने पीने का सामान खरीदा, उपहार खरीदे, मिठाइयाँ भी खरीदी। 7 दिन का सफ़र तय करके वे दोनों उस स्थान पर पहुँचे। 7 दिन का सफ़र यानी होती है यात्रा। 7 दिन की यात्रा पूरी की और 7 दिन की यात्रा के बाद में वो उस स्थान पर पहुँचे जिस स्थान पर व्यापारी ने, उस सौदागर ने उनको ज़मीन बताई थी। दीना ने देखा कि सौदागर ने ठीक बताया था। वहाँ कोल लोगों की बस्ती थी। कोल लोग होते हैं, कोल लोग एक जनजाति है जो आदिवासी जनजाति है जो जंगलों में रहती है। तो दीना ने देखा कि जो सौदागर ने बताया था वो ठीक था। वहाँ कोल लोगों की बस्ती है, जो जनजाति है, आदिवासी लोग हैं, उनकी भाषा भी अलग होती है हमारे से, तो उनकी वहाँ पर बस्ती है। दरिया के पास ज़मीन ही ज़मीन थी। नदी के पास में जो नाला था उसके पास में ज़मीन ही ज़मीन थी। सारी ज़मीन खाली पड़ी हुई थी। और सारी ज़मीन कैसी थी? खाली थी। ज़मीन भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही थी। कोल लोग उस ज़मीन का प्रयोग ही नहीं करते थे। जो कोल जाति के लोग थे, व्यक्ति थे, उस ज़मीन को काम में नहीं लेते थे। केवल मवेशी पालते और शिकार करते थे। क्या करते? केवल पशुओं को पालते और जंगल में शिकार ही करते थे, क्योंकि
जो कोल जाति होती है वह एक जंगली जनजाति है जो जंगलों में रहती है, जंगलों के पशु पक्षियों का शिकार ही करती है। एक दुभाषिए की सहायता से दीना ने उन्हें समझाया कि वह जमीन के लिए वहाँ आया है। दुभाषिए, क्योंकि जो कोल जाति के जो व्यक्ति होते हैं उनकी भाषा अलग होती है और हमारी भाषा अलग होती है, तो वो हमारी भाषा नहीं समझ सकते और हम उनकी भाषा नहीं समझ सकते। तो एक दुभाषिया होता है जो दोनों तरफ की भाषाएं समझता है, दीना की भाषा भी समझता था और उन जो कोल जाति थे उनकी भाषा भी समझता था। तो उसकी सहायता से दीना ने उन्हें समझाया कि वह ज़मीन के लिए वहाँ पर आया है। वे सब दीना की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। वे दीना को अपने साथ डेरे पर ले गए और उनका खूब स्वागत सत्कार किया। जब उन्होंने सुना कि दीना ज़मीन के लिए आया है तो वो बहुत प्रसन्न हो गए और दीना को अपने डेरे का अर्थ होता है उनके रहने का स्थान, वे अपने रहने के स्थान पर ले गए और उनका खूब स्वागत सत्कार किया। कुछ देर बाद कोलों का सरदार दीना से मिलने के लिए आया। कोलों का सरदार जो कोल जनजाति है उनका जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं सरदार। तो कुछ देर के बाद में कोलों का सरदार दीना से मिलने के लिए वहाँ आया। सभी लोग अपने सरदार के स्वागत के लिए चुपचाप खड़े हो गए। दीना ने समझ लिया कि यह कोलों का सरदार है। सरदार का अर्थ होता है मुखिया, उसी की बात वो मानते थे। उसने दुभाषिए को देखा। दुभाषिए ने बताया कि यह कोलों का सरदार है। दीना ने तुरंत ही एक बढ़िया कपड़ा, चाय का डिब्बा और मिठाइयाँ सरदार को भेंट दे दी, उपहार में दे दी। भेंट पाकर सरदार मन ही मन मुस्कुराया और बैठ गया। उपहार पाया उसने और मन ही मन प्रसन्न हुआ और बैठ गया। रात्रि में दीना के स्वागत में दावतें हुई। बातों ही बातों में दीना ने सरदार से अपने आने का प्रयोजन बताया। जब दीना सरदार से बातें कर रहा था तो बातों ही बातों में उसने अपने आने का प्रयोजन का अर्थ होता है कारण, अपने आने का कारण उसने बताया। उसने सरदार से कहा, मैं चाहता हूँ कि ज़मीन के कागज़ भी पक्के बन जाए। पहले उसने आने का कारण बताया कि मैं यहाँ पर ज़मीन खरीदना चाहता हूँ, और फिर जो सरदार था उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इस ज़मीन के कागज़ पक्के बन जाएं। सरदार ने कहा, इस काम में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उनका मुंशी कस्बे में जाकर लिखा पढ़ी करके कागज़ बना देगा। जो उनका मुंशी है जो कागज़ों का जो काम करता है ज़मीन के कागज़ बनाने का, तो लिखा पढ़ी करके कागज़ बना देगा। दीना ने सरदार से ज़मीन का दाम पूछा। सरदार ने बताया, हमारी ज़मीन का एक ही दाम है, एक दिन का 1000 रुपया। दीना ने जब सरदार से पूछा कि आपकी ज़मीन का दाम क्या है, इसका पैसा क्या है, तो सरदार ने उससे बोला कि हमारी ज़मीन का केवल एक ही दाम है और वो दाम ये है कि एक दिन का 1000 रुपया। इतना बोलने पर दीना को समझ में नहीं है कि एक दिन का 1000 रुपया ये कौन सा दाम हो गया, ये कौन सा हिसाब इनका है। एक दिन के 1000 रुपये, ये हिसाब तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। दीना ने कहा कि एक दिन का 1000 रुपया, ये जो हिसाब है ये तो मेरी समझ से बाहर है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये बताइए कि कितने रुपए में कितने एकड़ ज़मीन मिलेगी। सरदार मुस्कुराकर बोला, हमारे यहाँ ऐसा ही हिसाब है, दिन भर में पैदल चलकर तुम जितनी ज़मीन नाप लोगे वह तुम्हारी होगी। कीमत केवल 1000 रुपये। उसने कहा कि दिन भर में तुम जितना पैदल चलोगे, उतना पैदल चलकर जितनी ज़मीन को तुम नाप लोगे वही ज़मीन तुम्हारी होगी, और उस ज़मीन का केवल 1000 रुपया तुम्हें चुकाना पड़ेगा। यह सुनकर दीना बहुत खुश हो गया। सरदार फिर बोला, हमारी केवल एक शर्त है। सरदार ने उसे बोला कि हमारी केवल एक शर्त है। शर्त कैसी? शर्त है। दीना ने हैरानी से पूछा। दीना ने यह पूछा कि कैसी शर्त? जिस जगह से तुम चलोगे, सूरज ढलने के पहले तुम्हें उसी जगह पर वापस लौटना होगा। सरदार ने कहा कि जिस जगह से तुम चलना आरंभ करोगे, सूरज जब ढलेगा उसके ढलने से पहले तुम्हें उसी जगह पर आकर रुकना होगा। यदि तुम सूरज ढलने के पहले वापस नहीं आ सकोगे तो तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस नहीं किए जाएंगे। यदि सूरज ढल गया और सूरज ढलने से पहले तुम वापस नहीं आए तो जो तुम्हारे पैसे थे वो तुम्हें वापस नहीं दिए जाएंगे, वो हमारे पास में ही रहेंगे और तुम्हें साथ में ज़मीन भी
नहीं मिलेगी। दीना ने कहा, मुझे शर्त मंजूर है, जो आपने ये शर्त रखी है वो शर्त मुझे स्वीकार्य है। मंजूर का अर्थ होता है स्वीकार। रात में दीना बिस्तर पर लेटा तो उसे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि आश्चर्यजनक चीज़ हो गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन जितनी मैं ज़मीन नाप लूँगा उस ज़मीन का केवल 1,000 रुपया। तो वह सोच रहा था कि कब से जल्दी से जल्दी सुबह हो और जल्दी से जल्दी मैं ज़मीन को नाप लूँ। वह अगले दिन की कल्पनाओं में खो गया। वह सोचने लगा, दिन भर में 60 किलोमीटर ज़मीन तो बड़ी आसानी से चल लूँगा। एक दिन में मैं 60 किलोमीटर जो ज़मीन है उसको आसानी से चल लूँगा, क्योंकि आजकल तो दिन भी लंबे होते हैं। अच्छी किस्म की ज़मीन पर खेती करूँगा और घटिया ज़मीन बेच दूँगा। जो मेरे पास में जो घटिया ज़मीन है उसको बेच दूँगा और जो अच्छी किस्म की जो ज़मीन होगी उस पर मैं खेती करूँगा। कुछ ज़मीन बटाई पर दे दूँगा। बटाई कैसे? उसमें दूसरे खेती कर लेंगे, जिससे जो बटाई की जो खेती है मेरे पास में आ जाएगी। कुछ बैल खरीद लूँगा। 2-4 नौकर चाकर भी रखने पड़ेंगे। फिर क्या, देखते देखते मेरे तो दिन ही बदल जाएंगे। वह अपनी कल्पनाओं में खो गया, आगे की सोचने लग गया। सुबह होते ही दीना अपने साथी को लेकर कोलों के सरदार के पास पहुंच गया। सब टेकड़ी। सुबह हुई और जो ही सुबह होते ही दीना अपने साथी को लेकर जो कोल थे उनके सरदार के पास में पहुंच गया। प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य, मंजूर का अर्थ है स्वीकार। ये हमारे शब्दार्थ हुए। सब टेकड़ी। टेकड़ी का अर्थ होता है ऊंची ज़मीन। टेकड़ी का अर्थ क्या होता है? ऊंची ज़मीन। सब टेकड़ी ऊंची ज़मीन की ओर बढ़े। सरदार ने दूर दूर तक फैली ज़मीन की ओर इशारा करते हुए कहा, जहाँ तक तुम्हारी निगाह पहुँच रही है, जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि पहुँच रही है, तुम्हारी आंखें जहाँ तक देख रही है, वह सब हमारी ज़मीन है। इसमें से जितना चाहो ले लो। सरदार ने कहा कि जहाँ तक तुम्हारी नज़र फैल रही है, जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जा रही है, उतनी सारी ज़मीन हमारी ही है। जितना तुम चाहो ले सकते हो। ज़मीन देखकर दीना की आंखें चमकने लगी। सरदार ने सिर की टोपी उतारकर ज़मीन पर रख दी और कहा, यह निशान है, यहाँ से चलकर सूर्य डूबने के पहले तुम्हें यहीं वापस आना है। सरदार के सिर पर जो टोपी थी उसने वहाँ रखी जहाँ पर दीना खड़ा था और उससे कहा कि एक निशान बना दिया है मैंने, और तुम दिन भर में जितना भी चलो, लेकिन सूरज डूबने से पहले तुम्हें वापस इसी स्थान पर वापस आना है। दीना ने सिर हिलाया। सिर हिलाया मतलब उसने हामी भरी। रुपये सरदार की टोपी में रख दिए और स्वयं रोटी, पानी और फावड़ा लेकर चलने को तैयार हो गया। फावड़ा का अर्थ होता है एक ज़मीन को खोदने का औजार आता है, लोहे का बना हुआ, उसे बोलते हैं हम फावड़ा। तो जो सरदार था उसकी टोपी में दीना ने 1,000 रुपये रखे और खाने पीने का सामान और ज़मीन खोदने का जो औजार है वह लेकर तैयार हो गया। उसने एक नज़र चारों तरफ घुमाई। हर तरफ उसे अच्छी ज़मीन ही दिखाई पड़ रही थी। चारों तरफ एक बार उसने रुक कर देखा। चारों तरफ उसे अच्छी ज़मीन ही दिखाई दे रही थी। उसने सोचा कि मैं किस तरफ जाऊं। उसने पूर्व की ओर चलने का निश्चय किया। जिस तरफ सूरज उगता है उस तरफ जाने का उसने निश्चय किया। दीना ने लंबे लंबे कदम बढ़ाने आरंभ किए। 1,000 मीटर चलने पर उसने फावड़े से गड्ढा बनाया और ऊंची घास चुन ली। तब उसके बदन में फुर्ती आ गई। जो ही वह 1,000 मीटर चला, फावड़े से उसने गड्ढा बनाया और ऊंची घास उसके ऊपर रख दी कि हाँ, मैंने इतनी ज़मीन नाप ली है। अलग सी स्फूर्ति उसके बदन में आ गई। अलग सी जो स्फूर्ति है उसके शरीर में आ गई। तेज चाल से चलते हुए उसने दोबारा गड्ढा किया। अब सूरज की गर्मी बढ़ने लगी। तेज चाल से चलते हुए उसने दोबारा एक गड्ढा बनाया और जो ही समय बीता तो सूरज की गर्मी बढ़ने लगी। उसे भूख लगने लग गई। उसने सोचा, एक प्रहर बीत गया है। प्रहर का अर्थ होता है बच्चों समय। प्रहर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समय होता है। और दिन में एक दिन में 8 प्रहर माने जाते हैं। एक दिन में कितने प्रहर होते हैं? एक दिन को 8 प्रहरों में बांटा गया है। एक दिन में 8 प्रहर होते हैं
और उन 8 प्रहरों को भी 2 भागों में बांटा गया है। 4 प्रहर दिन के हो गए और 4 प्रहर रात के हो गए। और जो 8 प्रहर हैं, इन 8 प्रहरों को हर प्रहर का 3 घंटे का समय है, तो हम 8 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। दिन में 8 प्रहर होते हैं, प्रहर का शाब्दिक होता है समय। दिन में 8 प्रहर होते हैं, इन 8 को भी 2 भागों में बांटा गया है, 4 दिन के प्रहर और 4 रात के प्रहर। दिन के प्रहर होते हैं, उनके नाम हैं पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और सायंकाल। तो उसने सोचा कि दिन का 1 प्रहर बीत गया, मतलब सूर्य उदय होने के 3 घंटे हो गए, और 3 घंटे का जो समय है पूर्वाह्न का समय है, सूर्य उदय का जो समय है वह बीत गया है। दिन में 4 प्रहर होते हैं, तो दिन का जो 1 प्रहर का समय है, सूर्य उदय का जो समय है, पूर्वाह्न का जो समय है वो बीत गया है। अब कौन सा समय आ रहा है? मध्याह्न का, मतलब दोपहर का जो समय है वो आ रहा है। मध्याह्न का समय, उसके बाद में आएगा अपराह्न का समय और उसके बाद में आएगा सायंकाल का समय। उसने सोचा 1 प्रहर बीत गया, कुछ खाना पीना खा लेना चाहिए, लेकिन तभी मन ही मन ख्याल आया, विचार आया, अभी तो 3 प्रहर बाकी हैं। 3 प्रहर बाकी हैं, इतनी अच्छी ज़मीन हाथ से जाने देना मूर्खता होगी। अभी तो 3 प्रहर बाकी हैं। तीन प्रहर मतलब 1 प्रहर का 3 घंटा, तो कितना समय हो गया? 3 प्रहर का 1 प्रहर का 3 घंटा, तो 3 का कितना हो गया? 9 घंटे हो गए। तो 9 घंटे अभी बाकी हैं। इतनी ज़मीन हाथ से जाना देना एक मूर्खता की चीज़ होगी, बेवकूफ़ी होगी। अब उसने जूते भी उतार दिए और तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। उसने सोचा कि 3 घंटे का समय अभी बीता है, अभी तो मेरे पास में 9 घंटे बाकी हैं। उसका शरीर पसीने से तर हो गया, पूरे शरीर पर पसीना ही पसीना हो गया। प्यास के मारे उसका बुरा हाल था। थोड़ा ठहरकर उसने पानी पिया और बाईं ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसके कदम भारी हो रहे थे। वह बैठ गया। भारी क्यों हो रहे थे? क्योंकि वह थक चुका था। उसने केवल पानी पिया, खाना भी उसने नहीं खाया, क्योंकि लालच के कारण उसने ना खाना खाया, पानी भी टाइम पर उसने नहीं पिया। शरीर का उसने अपने ध्यान नहीं दिया, कितना पसीना आ रहा है, क्या हालत शरीर की हो रही है, उसने कुछ भी नहीं देखा। तो क्या हुआ? उसके कदम भारी हो रहे थे। वह बैठ गया। मन हो रहा था कि थोड़ा आराम कर ले, लेकिन कहीं नींद न आ जाए, इस वजह से लेट नहीं सका। शरीर पूरा थक चुका था, तो शरीर को भी आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन उसने आराम नहीं किया। उसने सोचा कि अगर मैं जो ही आराम करने बैठ जाऊंगा तो मुझे नींद आ जाएगी, और नींद आ जाएगी तो जो मेरी ज़मीन है वह मुझे नहीं मिल पाई। उसने खाना खाया, पानी पिया और थोड़ी राहत महसूस की। फिर उसने खाना खाया, थोड़ा पानी भी पिया, जिससे कि उसके शरीर को कुछ आराम मिला। वह फिर से उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। 2-3 किलोमीटर आगे गया होगा कि सूरज नीचे होता हुआ उसे दिखाई पड़ा। खाना खा के आराम करके जो ही आगे बढ़ा, 2-3 किलोमीटर ही चला था कि उसे सूरज नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा था। दीना ने वापस लौटने का निश्चय किया। वह लंबे लंबे कदम बढ़ाकर लौटने लगा। उसे एक एक कदम भारी पड़ रहा था। टांगें जवाब दे रही थी। उसके पैर जगह जगह छिल गए थे। बहुत ज़्यादा थक चुका था, टांगों ने जवाब दे दिया था, और उसके जो पैर थे वह जगह जगह से छिल गए थे, छाले उसके पैरों में पड़ गए थे। उसका मन आराम करने को हो रहा था, लेकिन यह संभव नहीं था। उसे किसी भी तरह सूरज ढलने से पहले वापस से पहुंचना था। उसका मन कर रहा था कि मैं थोड़ा आराम कर लूँ, लेकिन ये संभव नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जितनी दूर वह आया है, सूरज ढलने से पहले उसको वापस भी वहाँ पर पहुँचना था। क्योंकि अगर वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा तो जो उसके ज़मीन, तो उसे जो उसने 1000 रुपये दिए थे वो तो उसे वापस मिलेंगे ही नहीं। उसके साथ में जो ज़मीन उसने नापी है वो भी उसे नहीं मिलेगी। उसे किसी तरह सूरज ढलने से पहले वापस पहुंचना था। वह पूरे दम से आगे बढ़ने लगा। उसने कमीज उतार कर फेंक दी, क्योंकि शरीर जो सारा शरीर है वो पसीने से तर हो गया था। अगर सूरज ढलने से पहले वह नहीं पहुंचा तो उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और सारी रकम जब्त हो जाएगी। जो सारा पैसा उसने दिया था वो सारा पैसा जब्त हो जाएगा। जो कोल जनजाति के लोग हैं उनके पास में ही रहेगा। यह विचार आते ही वह डरकर कांपने लगा।
उसकी टांगें काँप रही थी, छाती धड़क रही थी, आँखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सूरज प्रतिक्षण ढलता जा रहा था। वह हिम्मत जुटाकर भागने लगा। उसे कोलों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सूरज हर क्षण ढलता हुआ दिख रहा था। वह हिम्मत जुटाकर अंत में भागने लगा। जो ही वह भागने लगा तो कोल जाति के जो लोग थे उनकी आवाज़ उसको सुनाई देने लगी। उसने मन में सोचा कि हाँ, मैं थोड़ा पास में तो हूँ। ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर वो उसे बुला रहे थे। दीना सोच रहा था, अगर समय पर न पहुँचा तो मुझ पर लोग हंसेंगे कि इतना लालची है कि इतनी ज़मीन तो नाप डाली, लेकिन वापस पहुँचने का उसने सोचा भी नहीं। सूरज धरती से लगा जा रहा था। अब डूबा तब डूबा। ये हमारे शब्दार्थ हैं। फावड़ा यानी ज़मीन खोदने का औजार, फुर्ती यानी चुस्ती, मूर्खता यानी बेवकूफ़ी, रकम यानी राशि, प्रतिक्षण यानी प्रत्येक क्षण। अब डूबा तब डूबा। उसे ज़मीन पर रखी टोपी दिखाई पड़ने लगी और जो ही वह पास में पहुंचा तो ज़मीन पर जो टोपी रखी थी सरदार ने, वो टोपी उसे दिखाई देने लगी। कोल और सरदार सभी उसे बुला रहे थे। कोल जाति के लोग और जो सरदार थे सभी उसे बुला रहे थे। तभी सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया। ओह, सारी मेहनत बेकार हो गई। दीना के मुख से चीख निकल गई, क्योंकि वो जो नीचे की ज़मीन थी उस पर था और जो कोल जनजाति के जो लोग थे वो किस पर थे? ऊंचाई पर जो ज़मीन स्थित थी वहाँ पर खड़े थे। तो जो ऊंचाई पर स्थित होते हैं उनको सूरज ढलता हुआ देर से दिखाई देता है, उनको देर से सूरज ढलता है। और जो लेकिन जो नीची ज़मीन पर होते हैं, जो गड्ढे में होते हैं, उनको सूरज जल्दी ढलता हुआ दिखाई देता है। तो दीना नीचे की ज़मीन पर था तो उसने सोचा कि अरे सूरज तो डूब गया, अब तो अंधेरा हो गया, मेरे तो सारी मेहनत ही बेकार हो गई। दीना के मुंह से चीख निकल गई। कोल अब भी उसे बुला रहे थे। कोल जाति के जो लोग थे वो उसे अब भी बुला रहे थे। दीना ने सोचा कोल ऊंचाई पर खड़े हैं, उन्हें सूरज अब भी दिखाई दे रहा होगा। और कोल जाति के जो लोग हैं वो सच में ऊंचाई पर खड़े थे, ऊंची ज़मीन पर थे, तो उनको सूरज अभी भी दिखाई दे रहा था और दीना को सूरज दिखाई नहीं दे रहा था। अब मुझे नहीं दिखाई, उसे सूरज अब भी दिखाई दे रहा होगा, बस मुझे ही दिखाई नहीं दे रहा। उसने पूरी ताकत लगाई, पूरी शक्ति उसने लगाई। लंबा कदम बढ़ाकर टोपी छू ली और मुंह के बल जाकर गिर गया। खूब ताकत लगाई, पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से उसने छलांग लगाई और टोपी को उसने छू लिया और मुंह के बल जाकर गिर गया। वह खूब रही, सरदार चिल्लाया, वह तुमने कितनी ज़मीन ले ली। जो सरदार था उसने वह चिल्लाया कि वाह, तूने बहुत अच्छा काम किया और तुमने कितनी ज़मीन ले ली, तुमने बहुत सारी ज़मीन ले ली। दीना का साथी दौड़कर आया, उसने दीना को उठाना चाहा। दीना के साथ में जो व्यक्ति आया था वह दौड़कर उसके पास में आया और उसने दीना को उठाना चाहा, लेकिन दीना तो मर चुका था। कोल हंसने लगे। दीना के साथी ने फावड़ा उठाया, उसके लिए कब्र खोदी। कोल जाति के जो लोग थे वो हंसने लग गए। दीना का जो साथी था उसने फावड़ा उठाया और उसके लिए कब्र खोदी। कुल 2 मीटर जगह काफ़ी थी। सरदार के मुंह से निकला, बस आखिर कितनी ज़मीन। और जो ही वह ख़त्म हुआ तो उसको मरने के बाद जो दफनाते हैं, उस दफनाने के लिए केवल 2 मीटर की जगह काफ़ी थी। और जो सरदार था उसने बोला कि बस आखिर कितनी ज़मीन। अर्थात दीना को लालच के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर वह इतनी लालच नहीं करता तो उसकी जान आसानी से बच जाती। तो बच्चों, हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमारे पास में जो कुछ है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अगर हम उसी में संतुष्ट रहेंगे तो हम अभाव में होकर भी अपने ज़िंदगी का, अपने जीवन है उसका आनंद ले सकेंगे। और अगर हम साधन संपन्न हैं, हमारे पास में सब कुछ है, पैसा भी है, सब कुछ है, फिर भी अगर हम संतोषी स्वभाव के नहीं हैं, संतोष जो गुण है वो हमारे पास में नहीं है, तो हम कभी भी जीवन में आनंदपूर्वक नहीं रह पाएंगे। तो हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और संतोषपूर्वक जीवन यापन करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा दूसरा अध्याय है, ये भी पूरा हुआ।